कांग्रेस पार्टी हो या भारत का कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके अपने कुछ विशेष एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान के एजेंडे से अलग हटकर हम नहीं जा सकते। ये 400 का नारा और 370 का नारा सरकार के द्वारा इसलिए रखा गया ताकि ये 272 की बात न की जाए। नमस्कार, मैं श्रीकांत भारती। इस वक्त मैं लोकसभा क्षेत्र जो जनार्दन जी सिग्रीवाल है, उनके लोकसभा क्षेत्र बनियापुर में पहुंचा हुआ हूं। यहाँ पर छपरा जिला के एक प्रोफेसर है योगेंद्र पांडे। आइए उनसे हम लोग कुछ बात करेंगे वर्तमान राजनीति को लेकर के। कितने संतुष्ट है वर्तमान राजनीति से? योगेंद्र पांडे। भारत में जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। जैसे कि कौन सा काम जो उनका आपको अच्छा नहीं लगा, कौन सा काम आपको अच्छा लगा? प्रतिपक्ष को लगातार अपने सामने जनता के बीच यह बताना कि सभी लोग मेरे अतिरिक्त भारत के दुश्मन हैं, यह बात एक निष्पक्ष नागरिक के रूप में प्रधानमंत्री जी की गले से नीचे नहीं उतरती है। जैसे कि वो अभी लगातार बोल रहे हैं कि हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, 400 पार की संख्या मांग रहे हैं। बिहार में 40 में से 39 सीट उनके पास है। जीतने से पहले वादा किए थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज लेके आएंगे, फैक्ट्रियाँ डलवाएंगे, और कुछ नहीं किए हैं। तो एक सीट के लिए क्या उनको आप लोग किसने रोका है? भारत की राजनीति आज किसी एक सीट, किसी एक राज्य या किसी एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं रह गई है। भारतीय राजनीति आज इस जगह पर पहुंच गई है कि हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं कि जिस संविधान के जिन शब्दों को लेकर सरकारें आती जाती रही हैं सत्ता में, उन शब्दों का अनुपालन भविष्य में हो पाएगा कि नहीं, इस बात को लेकर मैं समझता हूं कि इस चुनाव में लोग ज़्यादा चिंतित हैं, बजाय इसके कि अकेले बिहार का क्या होगा या अकेले तमिलनाडु का क्या होगा या अकेले कश्मीर का क्या होगा। अभी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो उनके सामने खड़े हुए हैं डटकर, लगातार वो लोग हारते आ रहे थे, उसके बावजूद राहुल गांधी बड़ी मजबूती से सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आगे मतलब कुछ कर पाएंगे? मैं राहुल गांधी की कोई विशेष रूप से ना उनके दल से जुड़े हुए हम लोग हैं और ना उनकी राजनीति के पक्ष में मुझे कुछ कहना है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी देश में ऐसी परिस्थितियाँ जब आती हैं कि देश के मुद्दों को लेकर, देश के सवाल को लेकर लोग जब लड़ते हैं, चाहे किसी भी कालखंड में देखा गया हो, तो संघर्ष में रातों रात कामयाबी नहीं मिलती है। और बचपन में हम लोग पढ़ते थे एक कविता की, हम याद आपको दिलाना चाहूँगा कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए? मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देश की तमाम जनतांत्रिक आवाज़ों को लेकर कि इस देश के अंदर जो लोग भी जनतंत्र को लेकर चिंतित हैं, मैं उनको अपनी तरफ से उनके उस भावना में शेयर करना चाहूँगा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी चाह ले, अब यहाँ से पुनः लोकतंत्र के मार्ग से इसको विचलित करना संभव नहीं है। रास्ते में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी बता रहे थे अभी एक भाषण में कि हमने राम मंदिर का जो मुद्दा था उसे समाप्त किया है, 370 की समस्या हटाए हैं, 3 तलाक को हमने सही किया है। बाकी जो मुद्दे थे उनके, रोजगार को लेकर के था, 2022 तक सभी को पक्का मकान देने के बात कहे थे वो लोग, और वो लोग मतलब कि विकास के जितने भी वादे किए थे, काला धन का बात किए थे, उस पर आपका क्या कहना है? भारत के संविधान में संविधान लागू करते समय जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान सभा ने, हमारे देश के नीति निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने देश की जनता के सामने जिन सवालों को रखा, उन सवालों को लेकर भारत के तमाम राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना था। इसमें कुछ विशेष मुद्दे कोई राजनीतिक दल अपने एजेंडे में रख सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या भारत का कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके अपने कुछ विशेष एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान के एजेंडे से अलग हटकर हम नहीं जा सकते हैं। भारत के द्वारा जिस प्रकार का राज्य और जिस प्रकार का समाज बनाने की अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसका पैमाना होगा किसी सरकार की सफलता का, न कि आपने मंदिर बना दिया या आपने 370। संविधान की बात कर रहे हैं आप, और आप सुने हो कुछ भी जो बीजेपी के विधायक है, सांसद हैं, उनके वायरल हो रहे हैं भाषण कि हम लोग संविधान बदलेंगे। यही मुसीबत है कि जो भारतीय जनता पार्टी से या सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग संविधान को बदलने की बात या उसमें व्यापक पैमाने पर संशोधन करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी उन सवालों पर चुप हो जाते हैं। देखने के लिए तो लगता है कि उस तरह की बात उठाने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलता या पार्टी में बहुत पीछे छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन स्वयं उनके कहने के बाद से तुरंत किसी बड़े स्तर पर इसका खंडन नहीं होता कि हम संविधान के अंदर कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला देंगे जिससे देश की जनता ये समझे कि पूरा संविधान ही। जितने भी पिछड़ा वर्ग है कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित है इस फैसले को, मतलब कि जो लोग सुन रहे हैं कि अगर 400 पार होता है तो हम संविधान की तरफ सोचेंगे हम लोग करने के लिए। ये 400 पार का नारा मेरे हिसाब से एक ऐसा नारा है जिसमें राजनीतिक बातें ज़्यादा है।
400 का नारा इसलिए नहीं दिया गया है कि संविधान बदल देंगे, ये ठीक है, कुछ लोगों का कहना है। उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग जो बोल रहे हैं। चार पार्टी के कुछ लोग, पूरा पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा उनको समर्थन, वो एक व्यक्ति के रूप में विचार दे सकते हैं। ये 400 का नारा और 370 का नारा सरकार के द्वारा इसलिए रखा गया ताकि ये 272 की बात न की जाए, सीधे ये माना जाए कि ये दल सरकार जो है वो पुनः सत्ता में वापस आ रही है, और केवल ये नारा लगाया जा देखा जा सके कि हम 400 में कितना 10 कम रह जाएंगे, 10 ज़्यादा रह जाएंगे। यह एक राजनीतिक खेल है जिसको समझने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है अगर तीसरा बार मौका दिया जाता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 2 बार में कुछ नहीं हुआ, तीसरे बार में भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के संविधान को खतरा है, ये है। लड़ाइयाँ कोई भी होती है, कोई भी लड़ाई होती है तो उसको रातों रात कब्जा में नहीं किया जा सकता है। हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में ऐसी बात ज़रूर है कि तीसरी बार वो सत्ता में नहीं ही आएँगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तीसरी बार सत्ता में आ जाएँगे। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, उनका अपना आकलन ये हो सकता है। हम सिर्फ इतना आपके से कहना चाहेंगे कि कठिनाई हमारी बढ़ सकती है, संघर्ष हमारा जारी। जिस प्रकार विपक्ष के आवाज़ों को दबाया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, आपको नहीं लगता कि तीसरा बार अगर सरकार आता है तो और ज़्यादा कठिनाई बढ़ सकती है? अभी कठिनाइयाँ, दूसरे देशों ने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, और लोकतंत्र को तो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना ही पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक ऐसा संगठन, एक ऐसा दल सत्ता में आया है जिसके पास अपना प्रचंड बहुमत है और जिसको अपने एजेंडे को लागू करने का पूरी स्थिति में वो है, और लागू कर भी रहे हैं। तो अभी परीक्षा तो अब शुरू हुई है। इससे पहले जितनी सरकारें थी वो दूसरे किस्म की सरकारें थी, या तो संयुक्त सरकारें थी या उनका एजेंडा वो नहीं था। अब जब एजेंडा लागू हुआ है तो एक नया संघर्ष भी सामने आया है। मैं समझता हूँ कि 10 साल का संघर्ष लोकतंत्र के लिए कोई बड़ा संघर्ष होता है। आगे फैसला आने वाला समय पर। जो मध्यम परिवार है, चाहे गरीब परिवार है, आज वो मतलब कि महंगाई के मार से मारा हुआ है। गैस सिलेंडर की जो बात करके सरकार जो बनी थी 13-14 में, उस समय 500-600 का था सिलेंडर था, और आज 1000-1200 चला गया है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, तो हर तरह से महंगाई बढ़ी है, जिसे लेकर जो निम्न परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। आपको क्या लगता है महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई बहुत मूल मुद्दा है। महंगाई को लेकर लोग चिंतित हैं। अब महंगाई के आधार पर ईवीएम के पास जाने पर वो कितना वोट डालेंगे, ये कहना बहुत कठिन है। ईवीएम पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो वोट किसी और को डाल रहे हैं और कमल छापे रहा था, तो इसमें अब ईवीएम भी तो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। ईवीएम को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, फैसला सुरक्षित है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि चुनाव आयोग को अपने नागरिकों को आगे बढ़ के ये संतुष्ट करना चाहिए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया के अनेक वैज्ञानिकों ने, कई लोगों ने वोट का कल बहिष्कार कर दिया है। 4 राज्यों में 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव था और लोग पहुंचे ही नहीं है वोट डालने के लिए। इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि ईवीएम हमारे साथ कुछ न कुछ धोखा कर रहा है। मैं इसी को कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को अपने नागरिकों को संतुष्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के वोट दे सकें। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ छपरा जिला के एक वरिष्ठ प्रोफेसर थे, उनसे हमने बात किया है और इनसे जानने की कोशिश की है, वर्तमान समस्या को लेकर के हमने कुछ बातें रखी थी।